हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कवर करेंगे आज के इस टॉपिक में, आज के इस पूरे सेशन में हम लोग कवर करेंगे समसामयिकी क्रॉनिकल मैगजीन सितंबर 2024 की। तो समसामयिकी क्रॉनिकल सितंबर 2024 पर आज के इस पूरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित प्रतियोगी पत्रिका समसामयिकी क्रॉनिकल के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। समसामयिकी क्रॉनिकल सितंबर 2024 में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट को। प्रोजेक्ट अस्मिता का शुभारंभ, लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क सुरंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र हुआ है। चराईदेव मैदान विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 शुरू हुआ है। बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 आया है। विश्व जनसंख्या संभावना 2024 की रिपोर्ट है। तो विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जनौषधि केंद्र खुला है। डेनमार्क पशुपालन पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन सेट्रोवो लॉन्च हुई है। तो सेट्रोवो क्या है? विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है। आगे बात कर लेते हैं, रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, इस पर बात करेंगे। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनाई गई है। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में क्या बनाया गया है? देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनाई जा रही है। नए पौधों की प्रजाति फ्लोगाकैंथस सुधांशु शेखरी मिली है। गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। उन्नत फ्रिगेट त्रिपुट का जलावतरण हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, केंद्रीय बजट 2024-25। तो ये क्या है, सभी क्या है जो है तो घटनाएं समसामयिकी क्रॉनिकल के अंतर्गत कवर करी गई हैं। तो इसमें हम लोग आज के इस पूरे टॉपिक में कवर करेंगे राज्य समाचार। राज्यों के जो समाचार हैं उनको कवर करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश के बाद इसमें दिया है बिहार करंट अफेयर। उसके बाद है इसमें बिहार के बाद अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और इसी तरह से पूर्वोत्तर लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिण भारतीय राज्यों में, इस तरह से सभी कवर किए गए हैं। तो आज के इस पूरे टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे राज्यों के समाचार। तो राज्यों के समाचार में सबसे पहले, राज्यों के समाचार के अंतर्गत सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो यूपी करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, यूपी करंट अफेयर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यूपी करंट अफेयर के अंतर्गत पहली खबर है, यूपी EIDA द्वारा रक्षा गलियारे को व्यापक बनाने हेतु समझौता। तो यूपी EIDA द्वारा रक्षा गलियारे को व्यापक बनाने हेतु समझौता किया गया है। 25 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी EIDA ने रक्षा गलियारे के दायरे को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए एक निजी कंपनी UAS टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या किया है, यूपी का जो क्या है एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, यूपी EIDA, इसका क्या है शॉर्ट रूप है, छोटा रूप है। इसने रक्षा गलियारे के दायरे को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए एक निजी कंपनी UAS टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को मजबूती मिलेगी, जिसकी परिकल्पना प्राधिकरण ने मानव रहित हवाई प्रणाली और संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता का उपयोग करके की है। तो जो समझौता है, इससे रक्षा जो परीक्षण अवसंरचना योजना है इसको मजबूती मिलेगी और
इसकी परिकल्पना जो है तो प्राधिकरण ने मानव रहित हवाई प्रणाली और संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास क्षेत्र में विशेषज्ञता का उपयोग करके करी है। आगे बात कर लेते हैं। निजी कंपनी के निदेशक अजय श्रीवास्तव ने राज्य में 6 स्थानों पर विकसित किए जा रहे रक्षा विनिर्माण केंद्रों को शामिल करते हुए 3 डोमेन में सहायता प्रदान करने की पेशकश की है। तो जो निजी कंपनी के निदेशक अजय श्रीवास्तव हैं और उन्होंने क्या किया है, राज्य में 6 स्थानों पर विकसित किए जा रहे रक्षा विनिर्माण केंद्रों को शामिल करते हुए 3 डोमेन में सहायता प्रदान करने की पेशकश करी है। शोध और विकास के लिए जिन 3 डोमेन की पहचान की गई है उनमें उपकरण, औजार और मशीनरी तथा रक्षा प्रौद्योगिकी, संचार और मानव रहित हवाई प्रणालियों का परीक्षण शामिल है। तो क्या किया गया है, जो 3 डोमेन की पहचान की गई है उनमें उपकरण, औजार और मशीनरी तथा रक्षा प्रौद्योगिकी, संचार और मानव रहित हवाई प्रणालियों का परीक्षण शामिल किया गया है। आगे बात कर लेते हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की। तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 20 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अकबर नगर में हरी संकरी के पौधे लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत करी है। तो कौन सा वृक्ष लगाया है, तो हरी संकरी का वृक्ष लगाया है। कहाँ पर लगाया है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में हरी संकरी के पौधे लगा करके पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान कब से शुरू किया गया है, तो 20 जुलाई 2024 से। सीधा प्रश्न बनेगा कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 उत्तर प्रदेश में कब से शुरू हुआ, तो 20 जुलाई 2024 को शुरू हुआ। 36.50 करोड़ पौधे लगाने का यह बृहद वृक्षारोपण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ माँ के नाम पहल के अनुरूप शुरू किया गया है। तो एक पेड़ माँ के नाम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था पहल, और इसी के अनुरूप पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान यूपी सरकार ने भी शुरू किया है। तो इस तरह से अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2024 को वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है। तो मित्र वन की स्थापना की भी घोषणा करी है 8 जुलाई 2024 को। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर मित्र वन की स्थापना की घोषणा की गई है यूपी सरकार के द्वारा। मित्र वन की स्थापना के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग स्थानों की पहचान करेंगे। तो 35 स्थानों की जो पहचान वन प्रभाग के द्वारा करी जाएगी। मित्र वन पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर हरित आवरण को बढ़ाना है। तो यूपी और जो नेपाल की सीमा है यहाँ पे हरित आवरण पेड़ पौधे ज़्यादा हो जाए, इस कारण से मित्र वन पहल का शुभारंभ भी 8 जुलाई 2024 से किया गया है। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रत्येक जिले को मित्र वन के अलावा शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशिष्ट वन विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो जो वृक्षारोपण जन अभियान है इसके तहत प्रत्येक जिले को मित्र वन के अलावा शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशिष्ट वन विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 की। तो यूपी में आम महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है। 12 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का उद्घाटन किया। आम महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जुलाई 2024 की मध्य राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में किया गया। तो लखनऊ राजधानी के अवध शिल्प ग्राम में 12 से 14 जुलाई 2024 के मध्य क्या किया गया है, आम महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदय के द्वारा करी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। तो जो यूपी है ये किस देश को, तो जापान और मलेशिया देश को 40 टन आम का निर्यात करेगा। अपने 160 साल के इतिहास में पहली बार लखनऊ का प्रसिद्ध दशहरी अमेरिका को निर्यात किया जाएगा। तो 160 साल का जो क्या है दशहरी का इतिहास है, उस इतिहास में अमेरिका को पहली बार जो है तो ये निर्यात किया जाएगा आम। इस महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही अन्य प्रदेशों के किसान, बागवान, स्टेक होल्डर्स और निर्यातक भी इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के बागवानों ने 3,15,000 हेक्टेयर
भूमि पर 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन किया है, जो देश के आम उत्पादन का लगभग 30% है। तो देश के आम उत्पादन का लगभग कितना है, 30% है। भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सहायता के लिए सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ और वाराणसी में 4 पैक हाउस स्थापित किए हैं। तो 4 पैक हाउस भी क्या किया गया है, यूपी सरकार ने किसानों को सहायता देने के लिए स्थापित किए हैं, सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ और वाराणसी में। गन्ना अनुसंधान संस्थान कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। तो याद रखेंगे 10 जुलाई 2024 को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को गन्ने में अपने उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 मिला है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को क्या मिला है, उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 मिला है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में एग्रीकल्चर से जुड़े एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 में क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। तो जो क्या है, प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व जो पुरस्कार है 2024 का, ये मिला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को अपने उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली के एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 में प्रदान किया गया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने लाखों किसानों और ग्रामीण लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना 1952 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति के द्वारा की गई थी। तो 1952 में इसकी स्थापना करी गई थी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की, और उस समय जो तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति थी उसी के द्वारा इसका क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। भारत सरकार ने 1 जुलाई 1954 को भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति ने इस संस्थान का अधिग्रहण कर लिया था। तो 1 जनवरी 1954 को इसका अधिग्रहण कर लिया गया था केंद्रीय गन्ना समिति के द्वारा। 1 अप्रैल 1969 को इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कर दिया गया था। तो 3 डेटें याद रखेंगे। 1952 में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना होती है। 1 जनवरी 1954 को भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति ने इस संस्थान का अधिग्रहण कर लिया। भारत सरकार ने इसका क्या कर लिया था, अधिग्रहण किया था 1 जनवरी 1954 को। 1 अप्रैल 1969 को इसको क्या किया गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कर दिया गया। तो ICAR के अधीन इसको कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1969 को। तो 1952, 1954 और 1969 का वर्ष इसके लिए याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस क्रेन की आबादी में वृद्धि की। तो 10 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 19,918 सारस क्रेन पक्षी हैं। तो कितने, 19,918। तो 19918 जो है तो सारस पक्षी क्रेन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, जो वर्ष 2023 की तुलना में 396 अधिक है। तो 2023 की तुलना में क्या है, 396 इनकी वृद्धि हुई है। 20-21 जून 2024 के दौरान की गई नवीनतम ग्रीष्मकालीन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस क्रेन की आबादी बढ़ रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो क्या है, राज्य पक्षी सारस क्रेन है उसकी आबादी बढ़ रही है। ग्रीष्मकालीन गणना में पूरे उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक 10,000 नागरिकों ने इसमें भाग लिया था। तो 10,000 नागरिकों ने इसके गिनने में भाग लिया था। इटावा वन प्रभाग में सारस क्रेन की सर्वाधिक संख्या 289 दर्ज की गई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 500 अधिक है। वहीं हापुड़ और पत्निया खीरी में सबसे कम संख्या 2 दर्ज की गई। मऊ वन प्रभाग में 1 दशक में पहली बार 6 सारस क्रेन देखे गए। राज्य में 10 वन प्रभागों इटावा में 32 नवासी, मैनपुरी में 2945, शाहजहांपुर में 1212, औरैया में 1202 और कन्नौज में 786, हरदोई में 735, संत कबीर नगर में 717, कानपुर देहात में 709, गोरखपुर में 675 और सिद्धार्थनगर 673 में सारस की संख्या 500 से ज़्यादा अधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि पत्निया खीरी में सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो इटावा प्रभाग में सबसे ज़्यादा जो है तो वृद्धि दर्ज की गई है। बस इतना पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा।
आगे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि हुई है। तो याद रखेंगे कि यूपी में जो दाल का उत्पादन है वो कितना बढ़ा है, तो 36% बढ़ गया है। 8 जुलाई 2024 को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने 2016-17 की तुलना में 2023-24 में दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार राज्य में दाल उत्पादन 2.294 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ करके 2.255 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। तो याद रखेंगे दाल जो क्या है उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें दाल उत्पादन 2.394 मिलियन टन से बढ़ करके 3.255 मिलियन हो गया है। तो 2.3 मिलियन से बढ़ करके कितना हो गया है, 3.2 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य अगले 3-4 वर्षों में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। तो यूपी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले 3 से 4 वर्षों में वो दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। सरकार अरहर, उड़द और मूंग की खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो जो क्या है गवर्नमेंट है ये अरहर, उड़द, मूंग की खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उत्तर प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अरहर, उड़द और मूंग के लिए कार्य योजना तैयार की है। तो अरहर, उड़द और मूंग के लिए कार्य योजना तैयार की गई है यूपी सरकार के द्वारा। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 27,200 हेक्टेयर में फसल प्रदर्शन क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशंस आयोजित किए जाएंगे। इसके अनुसार दलहन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 31,553 क्विंटल बीज वितरण तथा 27,356 क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से ये लक्ष्य है 31,553 क्विंटल बीज वितरण और 27,356 क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बीज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 14 बीज हब भी तैयार किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं, सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव है। तो सलखन जो क्या है जीवाश्म पार्क है, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव जुलाई 2024 में यूपी पर्यटन विभाग ने सोनभद्र जिले के प्राचीन सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव नई दिल्ली में आयोजित की जा रही 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में पेश किया है। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जो क्या है 46वीं विश्व धरोहर बैठक है वो कहाँ पर हुई, तो नई दिल्ली में हुई। और यहाँ पे क्या विशेष कार्य किया गया, यूपी सरकार के पर्यटन विभाग ने क्या किया है, सोनभद्र जिले के प्राचीन जो सलखन जीवाश्म पार्क है उसको किस सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव किया गया है, तो विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव किया गया है। सलखन जीवाश्म पार्क, जिसे आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क के रूप में भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक जीवाश्म पार्क है। यह सोनभद्र जिले में राजमार्ग SH5A और सलखन गांव के पास रॉबर्ट्सगंज से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। पार्क में लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म होने का अनुमान है। सोनभद्र जीवाश्म पार्क में पाए जाने वाले जीवाश्म शैवाल और स्ट्रोमेटोलाइट प्रकार के जीवाश्म हैं। यह पार्क कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से सटे कैमूर रेंज के लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 8 अगस्त 2002 को जीवाश्म पार्क के रूप में औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। तो जीवाश्म के रूप में इसका क्या किया गया था, अगस्त 2008 में उद्घाटन किया गया था। सलखन जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। 211.08 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने उत्तर प्रदेश के लिए 3 परियोजनाओं की मंजूरी दी, जिनका संयुक्त बजट 211.08 करोड़ रुपए का है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जो कार्यकारी समिति है उसने 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय जल निकायों से प्रदूषण को रोकने और उपचारित करने के उपायों का निर्माण और कार्यान्वयन करना है। इससे सीवेज के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जा सकेगा। तो जो सीवेज का क्या है बुनियादी ढांचा है, इसको बढ़ा सकेंगे। प्रयाग में महाकुंभ 2025 के लिए स्वच्छता समिति बुनियादी ढांचे के लिए 152.37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना में 54,400 शौचालयों और मूत्रालयों के निर्माण के साथ साथ एक प्राथमिक ठोस अपशिष्ट संग्रह प्रणाली शामिल है। बैठक में यूपी के देवबंद में सीवेज के अवशोधन, डायवर्जन उपचार और सीवेज उपचार संयंत्रों के उन्नयन के लिए 134.71 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त लखनऊ के बारी कला स्थित सीवेज उपचार
संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए 27.02 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगली खबर है बर्ड और WRI, BIRD और WRI के मध्य जलवायु परिवर्तन अनुसंधान हेतु MOU हुआ है। तो समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। किसके किसके? तो BIRD और WRI के मध्य जलवायु परिवर्तन अनुसंधान हेतु MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। 3 जुलाई 2024 को बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बर्ड, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लखनऊ ने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और जलवायु वित्त पर अनुसंधान और नीति संवाद को बढ़ावा देना है। तो जो क्या है, ये समझौता ज्ञापन है, इसका जो उद्देश्य है, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लखनऊ ने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI इंडिया के साथ क्या किया है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस ज्ञापन का जो उद्देश्य है, इस समझौता ज्ञापन का जो उद्देश्य है वो जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और जलवायु वित्त पर अनुसंधान और नीति संवाद को बढ़ावा देना है। MOU के तहत BIRD, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और WRI संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करेंगे और नीतिगत संवाद आयोजित करेंगे। समझौता ज्ञापन में उपराष्ट्रीय हितधारकों के लिए पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु वित्त पर कार्यशालाओं की योजना भी शामिल है। MOU का लक्ष्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जलवायु घटकों को एकीकृत करना है तथा भविष्य के नेताओं को जलवायु परिवर्तन से प्रभावी रूप से निपटने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त संस्थान BIRD भारत और विदेशों में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकिंग में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। तो जो BIRD है, इसका जो कार्य है वो क्या है, भारत और जो विदेश है वहां पर कृषि और ग्रामीण विकास बैंकिंग में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। और ये कार्य किसके अंतर्गत करता है, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा प्रवर्तित स्वायत्त संस्थान है BIRD, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आगे बात कर लेते हैं RMLIMS लखनऊ में डिप्थीरिया वैक्सीन का परीक्षण हुआ है। तो 5 जुलाई 2024 को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान RMLIMS में ब्रूस्टेजेन नामक एक नए डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अध्ययन शुरू किया गया। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस आयुर्विज्ञान संस्थान इस महत्वपूर्ण अध्ययन में शामिल भारत के 6 संस्थानों में से एक है। तो 6 संस्थानों में से क्या है, ये एक संस्थान है। ब्रूस्टेजन वैक्सीन का लक्ष्य एडोसेल से प्रतिस्पर्धा करना है, जो वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की जाने वाली वैक्सीन है। तो ब्रूस्टेजन वैक्सीन का जो लक्ष्य है वो एडोसेल से प्रतिस्पर्धा करना है, वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान की जाने वाली ये एक वैक्सीन है। एडोसेल बच्चों को विभिन्न आयु में 5 खुराक में दी जाती है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, 16-18 महीने पहले बूस्टर के रूप में और 5 वर्ष दूसरे बूस्टर के रूप में। आगे बात कर लेते हैं राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के निदेशक प्रोफेसर CM सिंह की देखरेख में 5 स्वयंसेवकों पर नए टीके का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। परीक्षण में 4 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे, 10 से 14 वर्ष की आयु के किशोर और 18 से 65 वर्ष की आयु के वयस्क भी क्या हैं, शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम थे, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम में जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डायरिया के प्रसार को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि 5 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा इस रोकथाम योग्य बीमारी के कारण न मरे, केंद्र की स्वच्छ गांव, स्वच्छ जल और बेहतर कल योजना शुरू करी गई है। तो केंद्र ने क्या किया है, स्वच्छ गांव,
शुद्ध जल और बेहतर कल योजना की शुरुआत करी है। जुलाई 2024 में मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने छात्रों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राज़ील के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो वह कौन सा क्या है विश्वविद्यालय है यूपी का, जिसने क्या किया है, ब्राज़ील के साथ समझौता ज्ञापन किया है शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग बढ़ावा देने के लिए। तो वो मेरठ का श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय है। तो जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को दिल्ली के हंसराज कॉलेज में 77वें स्थापना दिवस पर महात्मा हंसराज गौरव सम्मान मिला है। तो यहाँ पे महात्मा हंसराज गौरव सम्मान किसको मिला है, तो यूपी के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को मिला है दिल्ली में। जुलाई 2024 के टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर के तहत शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से की गई है, जिसका उद्देश्य छत पर सौर ऊर्जा समाधान के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। 5 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कुल क्षेत्र में 25 किलोमीटर की दूरी पर माला नदी और उससे जुड़ी जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। देश में पहली बार अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ IIITL लखनऊ ने नृत्य कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को तनाव मुक्त रहने में मदद के लिए एक कथक शिक्षक को यहां पे नियुक्त किया गया है। 8 जुलाई 2024 को स्कूली शिक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने अनफिट स्कूल वाहनों के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को शैक्षिक अनुभव, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बायोटेक पार्क लाइफ केयर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लखनऊ स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अनुसंधान केंद्र अगस्त 2024 में सिंहली भाषा में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा। इस पहल का उद्देश्य बौद्ध दर्शन को बढ़ावा देना है, क्योंकि कई बौद्ध ग्रंथ सिंहली में लिखे गए हैं। आपातकालीन पुलिस सेवा यूपी 112 के त्वरित संचालन के लिए बाराबंकी जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 2 जुलाई 2024 को राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का कुलपति नियुक्त किया है। तो छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय का जो कुलपति है वो किसको बनाया गया है, तो प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को बनाया गया है। लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन कब से शुरू होगा, तो नवंबर 2024 से। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 150 से अधिक रक्षा विनिर्माण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम भारत के रिकॉर्ड वार्षिक रक्षा उत्पादन के अनुरूप है, जो वित्तीय वर्ष 23-24 के 1.27 ट्रिलियन रुपए 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। IIM लखनऊ द्वारा संचालित और राज्य पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई एक शोध परियोजना के अनुसार राम मंदिर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अयोध्या उत्तर प्रदेश के शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। यह व्यापक शोध परियोजना IIM लखनऊ में सेंटर फॉर मार्केटिंग इन इमर्जिंग इकोनॉमीज द्वारा संचालित की गई है। तो जो क्या है CMEE है, इसके द्वारा एक व्यापक शोध किया गया है, जिसमें राम मंदिर क्या है जो अयोध्या का है, ये उत्तर प्रदेश के शीर्ष पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभरा है। 28 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका कर नियमों को अधिसूचित किया गया है। तो जो नगर पालिका कर के नियम हैं उनको भी अधिसूचित किया गया है 28 जून 2024 को यूपी सरकार के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं बिहार करंट अफेयर में। पहली बिहार करंट अफेयर की खबर की, जिसमें क्या हुआ है, तो बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पास हुआ है। तो बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा ने राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया। विधेयक को संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया और विपक्ष के बहिर्गमन के बीच इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक में 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। आगे बात कर लेते हैं नए विधेयक के तहत परीक्षा का खर्च भी सेवा प्रदाता से वसूला जाएगा और उन्हें 4 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
तो जो सेवा प्रदाता होंगे उनसे क्या हो जाएगा, परीक्षा का खर्च वसूला जाएगा और उनको 4 वर्ष के लिए बैन किया जाएगा। किसी समूह की संलिप्तता पाई जाती है तो 5 से 10 वर्ष की सज़ा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा। संस्थान की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। पेपर लीक की जाँच DSP रैंक के अधिकारी करेंगे। इससे पहले बिहार में 1981 में बने कानून में 6 महीने की सज़ा का प्रावधान था, उसी को बढ़ाया गया है, उसमें कुछ संशोधन किया गया है, नया जो है तो अधिनियम लाया गया है। आगे बात कर लेते हैं। कोसी नदी के जल के दोहन हेतु 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में कोसी के जल के दोहन और उपयोग के लिए, कोसी नदी के जल दोहन के उपयोग करने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन वित्त मंत्री जी के द्वारा किया गया है कोसी नदी के लिए। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह एक ऐसी नदी है जिसे अल्पकालिक, यह एक ऐसी नदी है जिसे अत्यधिक अप्रत्याशित माना जाता है, जो अपने मार्ग को बदलने के लिए प्रवण है जानी जाती है। इसका स्रोत तिब्बत में है। इसमें विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित भूभाग शामिल है। इसके बाद यह गंगा के मैदानों में उतरने से पहले नेपाल के एक बड़े भाग से प्रवाहित होती है। तो नेपाल के एक बड़े भाग से प्रवाहित होती है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियाँ सूर्यकोशी, अरुण और तैमूर हैं। हिमालय की तलहटी से कटी हुई 10 किलोमीटर की घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती हैं। तो क्या है, हिमालय से की तलहटी से कटी हुई 10 किलोमीटर की घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर 3 नदियां इसकी जो सहायक हैं, सूर्यकोशी, अरुण और तैमूर मिलती हैं। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तो कटिहार जिले बिहार में कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये कोसी नदी हो गया। आगे बात कर लेते हैं विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर की। तो 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना बनाई जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर में व्यापक विकास को समर्थन दिया जाएगा, ताकि उन्हें विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थल में बदला जा सके। भगवान विष्णु को समर्पित विष्णुपद मंदिर गया जिले के फल्गु नदी के तट पर स्थित है। तो गया जिले के फल्गु नदी के तट पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। विष्णुपद के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई द्वारा कराया गया था। तो जो इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई थी, उन्होंने 18वीं शताब्दी में इसका पुनरुज्जीर्णोद्धार कराया था। माना जाता है कि इस मंदिर में 40 सेंटीमीटर लंबा पदचिन्ह भगवान विष्णु का है, जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां उन्होंने गयासुर को हराया था। महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में घोषित कर दिया है। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 आया है। 23 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा द्वारा बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है। यह विधेयक नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने विधानसभा में पेश किया। इसके अनुसार राज्य के नगर निकायों में जनता द्वारा सीधे चुने जाने वाले नगर निगमों के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर परिषदों व नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, उप प्रमुख पार्षद के खिलाफ पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। इससे संबंधित प्रावधान, जिसके तहत चुनाव के 2 साल बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, को बिहार नगर पालिका अधिनियम से हटा दिया गया है। तो प्रस्ताव को हटा दिया गया है। जो क्या था, अविश्वास प्रस्ताव आता था नगर पालिका के जो क्या थे चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनको हटाने का, तो उसको हटा दिया गया है। अब 5 साल तक नहीं लाया जा सकेगा। इसके साथ ही संपत्ति कर पर आपत्ति के खिलाफ जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करने के प्रावधान को भी संशोधित कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं बिहार अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। तो बिहार के जो अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उनमें 23 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के तहत लाना है, जिसे 2017 में पुनर्जीवित किया गया था। 23 जुलाई 2024 को अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधानसभा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। 8 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। भारत में पहली बार बिहार के भागलपुर में एक छोटे से गांव की रहने वाली माधवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास के कार्यान्वयन ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड ने गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर परियोजना को मंजूरी दे दी है।
बिहार के नवादा जिले के निवासी मोहम्मद तौसीफ रसूल का चयन 18वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में हुआ है। केंद्र सरकार ने एनटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाले औरंगाबाद के नबीनगर पर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के क्षमता विस्तार चरण 2 को मंजूरी दे दी है। बिहार की अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। लार्सन एंड टूबो को बिहार के लखीमसराय जिले के कजरा में ग्रिड से जुड़े 185 मेगावाट के सोलर पीवी प्लांट और 254 मेगावाट क्षमता की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने का ऑर्डर मिला है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने पुनर्गठित जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल के मंत्री समूह के नए संयोजक के रूप में सम्राट चौधरी की नियुक्ति करी है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की पूर्वी क्षेत्र की सर्किट बेंच ने बिहार के बेगूसराय जिले में काबरताल आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। 3.76 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैले 3 मंजिला मंदिर का निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ और 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। हाल ही में राज्य सरकार ने आम की बागवानी के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक परियोजना की शुरू की है ताकि आम उत्पादन में लगे किसानों को लक्षित सहायता और समर्थन प्रदान किया जा सके। अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर में सबसे पहले है मध्य प्रदेश। तो 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन वर्चुअल किया। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृति, कला जैसे अनेक विषयों पर अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए शुरू किए गए इन कॉलेजों का उद्देश्य शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना है। ये कॉलेज वर्ष 2047 तक मजबूत शैक्षणिक नींव स्थापित करेंगे। मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। आगे बात कर लेते हैं लोकपथ मोबाइल ऐप। 2 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश सरकार ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए जनता की सड़क समस्याओं का समाधान 7 दिनों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भोपाल में राज्य विधानसभा भवन स्थित मीडिया सेंटर में यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस डिजिटल परियोजना का लक्ष्य लोगों द्वारा बताई गई सड़क संबंधी समस्याओं को त्वरित गति से ठीक करना है। लोकपथ मोबाइल ऐप लोगों को सड़कों से जुड़ी समस्याओं जैसे गड्ढे या अन्य नुकसान को सीधे साझा करने की सुविधा देता है। इसे मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। ऐप के माध्यम से प्रदेश की 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को आवश्यकता के अनुरूप तेजी से सुधारा जा सकेगा। राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। 30 जून 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक की कृषि उपज मंडी में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि राज्य सरकार द्वारा राज्य के पात्र किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक आय सहायता योजना है। राज्य के पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6,000 रुपये प्रतिवर्ष के साथ इस राज्य योजना के तहत भी लाभ मिलेगा। तो जो राज्य की योजना है इसका भी अब लाभ मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये मिलेंगे। उन्हें 3 किस्तों में पैसा मिलेगा, 1,000 रुपये, 500 रुपये और 500 रुपये। पहली किस्त 30 जून 2024 को टोंक में मुख्यमंत्री के द्वारा सीधे हस्तांतरित की गई थी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के करीब 65 लाख किसान पात्र हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य के समाचार की। तो आईटी सक्षम युवा योजना 2024 लॉन्च की गई है। जुलाई 2024 में हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना 2024 सक्षम युवा स्कीम 2024 शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना। यह योजना व्यापक मिशन। तो आईटी सक्षम युवा योजना 2024 हरियाणा राज्य की है।
जुलाई 2024 में हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए IT सक्षम युवा योजना 2024 शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य पहले चरण में 5000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। यह योजना व्यापक मिशन 60,000 का हिस्सा है। इसकी घोषणा 2024-25 के बजट भाषण के दौरान की गई थी और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों में कम से कम 60,000 युवाओं को रोजगार देना है। तो जो गरीब परिवारों के कम से कम 60,000 युवा हैं, इनको रोजगार देने का जो है तो ये IT सक्षम युवा योजना 2024 हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। इस योजना के तहत IT पृष्ठभूमि वाले स्नातक और स्नातकोत्तर आवेदक हरियाणा IT कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो कम से कम 3 महीने तक चलने वाले एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम है। IT सक्षम युवा योजना में भाग लेने वालों को पहले 6 महीने के लिए 20,000 रुपये का मासिक पारिश्रमिक मिलेगा, जो 7वें महीने से बढ़कर 25,000 रुपये हो जाएगा, जिसे नियोक्ता संस्थाओं के द्वारा प्रदान किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर की। तो उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी बनी है। उत्तराखंड में पहली पक्षी गैलरी का शुभारंभ हुआ है। 15 जुलाई 2024 को उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने देहरादून में जाली ग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र में राज्य की पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है। गैलरी का उद्देश्य आगंतुकों को क्षेत्र की समृद्ध पक्षी जैव विविधता और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताना है। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षी की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें दिखाई गई हैं, जो विजिटर्स को राज्य के पक्षियों की आकर्षक झलक दिखाती हैं। यह गैलरी प्रकृति शिक्षा केंद्र का एक हिस्सा है, जो वन विभाग के शोध प्रयासों को एक महत्वपूर्ण घटक है। आगंतुक यहां राज्य की पक्षी प्रजातियों की 250 से अधिक तस्वीरें देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड में भारत के सबसे ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ 710 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो देश की पक्षी प्रजातियों का लगभग 50% से ज़्यादा हैं। झारखंड की सभी अभ्रक खदानें बाल श्रम से मुक्त हुई हैं। तो 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की सभी अभ्रक खदानों को बाल श्रम से मुक्त घोषित किया है। अभ्रक खदानों से सभी बाल मजदूरों को हटा लिया गया है और अब उनका नामांकन स्कूलों में हो गया है। उल्लेखनीय है कि 2004 में नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा किए जा रहे एक शोध में पाया गया था कि 5000 से अधिक बच्चे अभ्रक खनन और इसके संग्रह में शामिल थे। 2019 तक यह संख्या बढ़कर के 20,000 से अधिक हो गई। बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से किए गए बाल श्रम मुक्त अभ्रक अभियान द्वारा रणनीतिक सहयोगात्मक और लगातार कार्य के कारण 684 अभ्रक आश्रित गांव अब बाल श्रम से मुक्त हो चुके हैं। 20,584 बच्चों को अभ्रक खदानों से हटा दिया गया है और अब तक 30,364 बच्चों ने स्कूलों में दाखिला लिया है। आगे बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल दंतेवाड़ा में भारत सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल स्थापित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की मदद से यह पहल की है। यह डिजिटल तारामंडल संस्कृति मंत्रालय की विज्ञान एवं संस्कृति संवर्धन योजना 2021 के अंतर्गत दंतेवाड़ा के कारली में स्थापित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने प्लेनेटोरियम के लिए सहयोग का अनुरोध किया और श्रेणी 3-5 लाख से कम जनसंख्या के अंतर्गत पूर्ण वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस पहल में शैक्षिक उन्नति, वैज्ञानिक चेतना, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति के साथ साथ आकर्षक दृश्य श्रव्य प्रयोग जैसे विभिन्न तत्व शामिल हैं। प्लेनेटोरियम के निर्माण के लिए 7.95 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। यह स्थानीय बच्चों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भावी पीढ़ियों को अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहनी योजना प्रारंभ करी गई है। तो जुलाई 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहनी योजना शुरू की है। सरकार ने इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। इस योजना के लिए केवल वही महिलाएं पात्र है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी महिला के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए। लाडला भाई योजना। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में लड़कों के लिए लाडला भाई योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य कुशल कार्यबल तैयार करना है। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र के उन युवाओं के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है। इस योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को 6,000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा धारक छात्रों को 8,000 रुपये प्रति माह,
और स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पात्र उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे महाराष्ट्र के निवासी होने चाहिए। इंटर्नशिप 6 महीने तक चलेगी और उम्मीदवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से मासिक वजीफा मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं वारकरी संप्रदाय के लिए पेंशन योजना। महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय है उसके लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र सरकार ने पंढरपुर में भगवान विट्ठल मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा में भाग लेने वाले वारकरी संप्रदाय के लोगों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की है। वर्ष 2024-25 के बजट के दौरान सरकार ने वारकरी के कल्याण के लिए एक बोर्ड मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडल स्थापित करने की घोषणा की थी, जिसका मुख्यालय पंढरपुर में होगा। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में हिंदू संस्कृति का हिस्सा रहा है, जब से यह 13वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के दौरान एक पंथ के रूप में उभरा है। ये भगवान विट्ठल या विठोबा पंढरपुर के देवता की पूजा करते हैं, जिन्हें विष्णु या कृष्ण का एक रूप माना जाता है। तुकाराम, नामदेव, चोखामाला, एकनाथ और ज्ञानेश्वर वारकरी से जुड़े भक्ति आंदोलन के संतों और गुरुओं में से एक हैं और उन सभी को संत की गरिमापूर्ण उपाधि दी गई है। आगे बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य में श्रमिक बसेरा योजना आई है। जुलाई 2024 में गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गुजरात राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों को मजदूरों के जीवन स्तर में गुणवत्ता परिवर्तन लाना है। तो सरकार निर्माण श्रमिकों और मजदूरों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा, राजकोट शहरों में 17 आवास संरचनाएं स्थापित करेगी। नागरिकों को एक दिन के लिए आवास केंद्र में रहने के लिए केवल 5 रुपये का भुगतान करना होगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गुजरात राज्य सरकार कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उड़ीसा के मगजी लड्डू को जीआई टैग मिला है। तो भौगोलिक संकेतक में शामिल किया गया है उड़ीसा के मगजी लड्डू को। जुलाई 2024 को उड़ीसा के ढेंकनाल जिले की पारंपरिक मिठाई मगजी लड्डू को भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि मगजी लड्डू की उत्पत्ति कालाहांडी जिले में माझी जनजाति के पाक कला के कुशल लोगों के द्वारा शुरू की गई थी। मगजी लड्डू की उत्पत्ति 1300-1400 वर्ष ईस्वी में हुई थी, जब 8वीं शताब्दी के कपिललास मंदिर में रहने वाले संत श्रीधर स्वामी ने इसे श्रद्धेय चैतन्य महाप्रभु को अर्पित किया था। इसे पारंपरिक रूप से भैंस के दूध से बने पनीर, चीनी और इलायची से बनाया जाता है। यह जगन्नाथपुरी के देवता को अर्पित किए जाने वाले 56 खाद्य प्रसाद का हिस्सा हैं। आगे बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क सुरंग बन रही है। 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सिकुन ला सुरंग के निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन किया है। सिकुन ला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब संरचना है, जो नीमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। इस परियोजना को फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दी थी। सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाएगा। सुरंग लेह को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी और इससे देश के सशस्त्र बलों और उनके उपकरणों की तेजी और कुशल आवाजाही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सुरंग का उपयोग गोला बारूद, मिसाइलों, ईंधन और अन्य आपूर्ति के भूमिगत भंडारण के लिए भी किया जा सकता है। यह किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन, यांत्रिक वेंटिलेशन, संचार और पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से लैस होगी। सुरंग 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ भारत के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के अंतर को भी कम करेगी। आगे बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर राज्य की जो खबरें हैं उन पर। तो नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। 10 जुलाई 2024 को नागालैंड को बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नागालैंड को यह सम्मान 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया है। 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं, यह पुरस्कार राज्य को बागवानी विकास के लिए अभिनव कार्यक्रमों और नीतियों को पेश करने के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। कृषि नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन 10-11 जुलाई